हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। दोनों ही नॉन डिफाइनिंग थे क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आप सबने ये वर्ड सुना होगा। मेटाबॉलिज्म ये एक ग्रीक वर्ड से वर्ड आया था, मेटाबोल। मेटाबोल का मतलब होता है चेंज। तो हमारे अंदर जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उससे चेंजेस आते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो उनका सम टोटल, द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग बॉडी इन वीवो इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और फिर आपने फर्दर और भी टर्म सुने होंगे। अगर किसी बड़ी चीज से टूटकर छोटी चीज बन जाए तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाए तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शंस क्या बॉडी के बाहर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। लाइक द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। आप केमिस्ट्री के लैब्स में, टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शंस कराते हैं। दे आर ऑल्सो चेंजेस, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज लिविंग रिएक्शंस। अजीब है ना, पर यस, उनको लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। किसी भी चेंज को हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। बट दोज things are not living things. Why? Because they cannot initiate those reactions on their own. वो अपने आप वो काम नहीं कर सकते। उनको काम करने के लिए हमें दो सबस्ट्रेट्स को मिलाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच या एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो काम होता है। खाली टेस्ट ट्यूब वो आप काम अपने आप नहीं कर सकता। इस वजह से उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कहते। तो एक लाइन एनसीईआरटी में बड़ी कंफ्यूजिंग सी दी हुई है, दैट दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि उनमें लिविंग रिएक्शंस तो हो रहे हैं, पर वो लिविंग रिएक्शंस खुद से नहीं कर सकते, वो नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए दे आर नीदर लिविंग एंड दे आर नीदर नॉन लिविंग। ठीक है, तो इन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। अब एक बात वहां साफ साफ लिखी है कि मेटाबॉलिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सभी लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सेल चैप्टर के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, तो इसीलिए इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है। सीधे शब्दों में इतना ध्यान रखना है कि इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेल इज बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं यूनिट, बिकॉज अगर इससे छोटा करेंगे तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। बेसिक, फंडामेंटल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फंक्शनल यूनिट, एक सेल सारे काम करने की एबिलिटी रखता है, उसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो सकता है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेल does not depend on properties of a tissue does not depend on constituent cells, and similarly properties of a cell does not depend on constituents। मतलब कि किसी टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल से नहीं होती, बल्कि सेल के इंटरेक्शन से होती है। यही कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, कि द ओवरऑल बेसिस ऑफ लाइफ इज इंटरेक्शन। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम में और नॉन लिविंग थिंग्स में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो पूरे चैप्टर की बेसिस ही यही है, इंटरेक्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी सेल्स में बेसिक सेम है। अब चाहे आप मसल सेल ले लें, चाहे नर्व सेल ले लें, चाहे कोई और सेल ले लें, लेकिन सबके काम अलग अलग होते हैं। इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से अराइज नहीं होती, बल्कि उनके अंदर होने वाले इंटरेक्शन से, यानी मेटाबॉलिज्म से अराइज होती है। ठीक है, एंड यस, सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब होता है अवेयरनेस। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप अवेयर हैं कि नहीं, किस चीज से? आसपास की हो रही चीजों से, उसे हम अवेयर होना कहते हैं, या कह लो अपडेट होना कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि आप अवेयर हो कि नहीं हो, यानी आपको किसी चीज की जानकारी है कि नहीं है। तो बॉडी को किस बात की जानकारी होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अपने इन्वायरमेंट की जानकारी कराने का जो प्रोसेस है वो कॉन्शियसनेस है। यानी अगर उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो, बॉडी उसको तुरंत पहचान ले और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से रिएक्ट करे, उसको कॉन्शियस होना कहते हैं। तो सीधी भाषा में बात इतनी है दैट इट इज अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इट इज एन
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो पेशेंट कोमा में होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, वो तो कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनको ब्रेन डेड कहा जाता है। तो फिर हम कैसे कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग माने? हमने एक्सेप्शन दिख रहा है, यस दे आर एक्सेप्शंस, बट जरा सोच के देखो कि वो पर्टिकुलर पेशेंट या एनिमल कभी तो कॉन्शियस था और देयर इज अ चांस कि वो दोबारा कॉन्शियस हो जाए, यानी कि वो प्रॉपर्टी एब्सेंट नहीं थी, कुछ समय के लिए टेम्पररीली लॉस्ट हुई थी। तो दैट इज वाई इसका मतलब ये प्रूव होता है कि कॉन्शियसनेस सब में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन, और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। देन अगेन इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक लाइन इन्होंने लिख दी है एनसीईआरटी में, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्व्स। हमें सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट करती है वो चेंजेस हमारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमारे कपड़े की कोई सिलन खुल जाए या कहीं कुछ दाग लग जाए, तो भले वो दूसरा कोई नोटिस ना कर रहा हो, लेकिन अगर हमारा ध्यान चला गया तो दिन भर हमारा ध्यान उसी पे रहता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कॉन्शियस अपने लिए होते हैं। दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, सो दैट इज वाई इट इज नॉट डिफाइनिंग इन नेचर। तो हम इस तरीके से 5 प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी की कवर करते हैं। दैट इज, सबसे पहला हमने बात की थी ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग, फिर हमने बात की थी रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग, देन आज हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग, देन सेलुलर स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग, कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने एनसीईआरटी की यहाँ आपके लिए कोट की हैं। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in our body. They can be demonstrated in vitro, means outside the body, like in the test tube. They are living reaction but not living things. Metabolism is a defining property. Cellular structure में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा है, that is it is a defining feature, but एक पॉइंट मैं आपको ऐड कराना चाहूंगी, वो वाला पॉइंट, that properties of a tissue does not depend on its cells, similarly properties of a cell does not depend on its constituents. Instead, they arise, या अब यहीं तक काफी है इतना समझना कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं बने होते, ये उसके इंटरेक्शन से आते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज एनफ। नाउ द मोस्ट, ये लाइन बहुत, इस लाइन से क्वेश्चन आता है, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल इज कॉन्शियसनेस। इट इज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, एंड पेशेंट इन कोमा को हम एक्सेप्शन क्यों नहीं लेते? बिकॉज दे कैन रिकवर कॉन्शियसनेस एट एनी टाइम। Self consciousness is awareness of himself, found only in human beings, and it is not defining property. ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स, ये सारे फीचर्स हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक टेबल बना के देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हमने पढ़े और कौन से डिफाइनिंग होते हैं, कौन से डिफाइनिंग नहीं होते हैं, और फिर हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है ऑल द 5 फीचर्स जो हमने अभी पढ़े। तो देखते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सभी होते हैं। अब हमें देखना है डिफाइनिंग है कि नहीं। तो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग, रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग, सेलुलर स्ट्रक्चर इज डिफाइनिंग, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एनसीईआरटी ने 2 टर्म और इस्तेमाल किए हैं, दैट इज सेल्फ इवोल्यूशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। कभी कभी ये वर्ड आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सेल्फ इवोल्यूशन एंड सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आप कहोगे डिफाइनिंग है कि नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इतना ध्यान रखो कि ये दोनों वर्ड भी इस्तेमाल किए गए हैं। बस अगर सोचा जाए तो यस, सेल्फ इवोल्यूशन एंड सेल्फ रेगुलेशन मस्ट बी अ डिफाइनिंग फीचर, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि ये 2 वर्ड्स का भी इस्तेमाल एनसीईआरटी ने किया है, हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि
इसके बेसिस पर एनसीईआरटी ने कैसे क्वेश्चंस बनाए और नीट में प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो लेट्स सी अबाउट द सम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रखे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ग्रोथ एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहला है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली। ये तो गलत हो गया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल गलत हो गया। दे डू शो। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक बात है। एंड ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये गलत है, एक्सट्रिंसिक नहीं हो सकती। तो इस केस में आंसर विल बी थर्ड। यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी ये दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। और ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स कब हो जाते हैं? ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स तब हो जाते हैं जब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है, यानी आपको चारों ऑप्शंस में से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशंस को सर्च करना है। सबसे पहला है मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड प्लनेरिया, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, प्लनेरिया भी मल्टीसेलुलर होता है। डेस्मिक, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स, ये तीनों यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये एक आंसर हमारा बन सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फंजाई मॉसेस आर मल्टीसेलुलर, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। एंड सिमिलरली मॉसेस, एल्गी एंड हाइड्रा, तो मॉसेस आर मल्टीसेलुलर, एल्गी आर मल्टीसेलुलर, हाइड्रा इज आल्सो मल्टीसेलुलर। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिविजन। सेल डिविजन से इनमें से क्या नहीं होता? ग्रोथ बिल्कुल होती है, रिपेयर बिल्कुल होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, रिप्रोडक्शन बिल्कुल होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, सेम इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, तो इस ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस आपको देती हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, अब आप उन्हें खुद ट्राई करेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम लीविंग द स्क्रीन फॉर यू। देयर आर दीज 4 क्वेश्चंस, इनको आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के वीडियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।